जी। तो इसी रिलेशन में से चंद ऐसे रिलेशन होंगे जो सबसेट बनेंगे। अच्छा, रिलेशन को हम यूजुअली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस कोई भी ये रिलेशन है, हम क्या देंगे, दिस आर। पहली रिलेशन जो को आप R1 कह लें, दूसरी को आप R2 कह लें, R3 कह लें, सो ऑन। जनरल वे है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है। अब जब हम फंक्शन की तरफ आते हैं तो फंक्शन को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। देखिए, फंक्शन में भी तो यही होता है ना कि हम एक सेट का एलिमेंट असाइन करते हैं दूसरे सेट को। ठीक है। जब वो असाइनमेंट हो रही होती है तो वो किसी ना किसी रिलेशन के थ्रू ही हो रही होती है। तो नॉर्मली रिलेशन डिफ़ाइन होता है जब आप जितने भी फंक्शन पढ़ते हैं। जैसे f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप फंक्शन को पढ़ते हैं तो एक्स स्क्वायर बेसिकली इस तरह का फंक्शन है जिसमें हम कह रहे हैं कि एक एलिमेंट खुद अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दो एलिमेंट के दरमियान सेल्फ मल्टीप्लिकेशन की, या ये कह लें एक एलिमेंट के दरमियान ही, जो दो एलिमेंट आपने लिए वो बेसिकली सेम ही एलिमेंट है, तो सेम एलिमेंट के दरमियान सेल्फ मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन है। तो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन डिफ़ाइन है। तब इस वक्त क्योंकि हम जर्नल पढ़ रहे हैं तो हम नहीं जानते कौन सी रिलेशन डिफ़ाइन है। ऑल पॉसिबल रिलेशन जो एक ऐसे सेट के लिए जिसमें सिर्फ 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट बहुत ही कम मिनिमम पॉसिबिलिटी है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। मिनिमम पॉसिबिलिटीज़ में से एक है। ठीक है। तो 4 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट से जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं उन सब को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कह लें। तो अब इस पॉसिबिलिटी में देखें कि जब हम डिफ़ाइन करते हैं किसी भी फंक्शन को, तो किसी फंक्शन को डिफ़ाइन करने का जो बेसिक हमारी डेफिनेशन है, जो आपने कभी अपने मैट्रिक लेवल में पढ़ी होगी, वो ये थी। नंबर 1, डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू सेट A। नंबर 2, नो एलिमेंट ऑफ डोमेन repeat in a relation। कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो एक रिलेशन में अपने आप को रिपीट करे। ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड आ गया डोमेन। सबसे पहले डोमेन देखते हैं, हम डोमेन किस चीज़ को कहना चाहते हैं। जब भी हम कोई रिलेशन बनाते हैं तो उस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होते हैं उन ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट का सेट डोमेन है। ठीक है। set of element of first element of order pairs of a relation is known as domain। तो यहाँ पर अगर हम पहली रिलेशन के लिए डोमेन चेक करें तो पहली रिलेशन के लिए जो डोमेन है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेट A है। तो देखें, ये जो सेट A है, क्या ये A सेट के इक्वल है? हमारा जो A सेट था, A सेट में 2 एंट्रीज थी, A और B। फिलहाल हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ A सेट है। B सेट जब हम फंक्शन को चेक करते हैं तो हमने वो सेट देखना होता है जो इनपुट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। दो सेट्स दो सेट हैं, एक सेट A और एक सेट B, और A से एलिमेंट मैप हो रहे हैं B पर, तो A हमारा इनपुट सेट है। तो इनपुट सेट के एलिमेंट को हम बेसिकली डोमेन के एलिमेंट कहते हैं। और कोई रिलेशन फंक्शन तब बन सकेगी जब डोमेन के हर एलिमेंट के लिए बी में कोई ना कोई वैल्यू मौजूद हो। बी में जो आपको आउटपुट मिलते हैं उन आउटपुट को हम इमेजेस कहते हैं। ठीक है। या रेंज कहते हैं बी के एलिमेंट्स को। तो इस वक्त इस रिलेशन में ये जो आंसर आ रहा है ये बेसिकली आंसर है जो रेंज बनेगा हमारी। तो इस रिलेशन के लिए डोमेन सेट A है और रेंज सेट C है। फंक्शन चेक करते वक्त हमें सिर्फ डोमेन को चेक करना है फ़िलहाल। अगर आप इस एलिमेंट को देखें तो इसकी भी डोमेन A है, इसकी डोमेन सिर्फ B है, इसकी डोमेन सिर्फ C है, इसकी डोमेन सिर्फ A है। तो ये जो पहले 6 रिलेशन है, ये पहली 6 रिलेशन तो बिल्कुल पहली प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं करती, तो दूसरी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। आगे बढ़ जाएं तो इस वाली रिलेशन को देखें। इस रिलेशन में अगर आप डोमेन कैलकुलेट करें तो वो आ रही है सेट AB, एंड सेट AB इज़ इक्वल टू सेट A। तो हम कहेंगे पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन ये है कि डोमेन A की दफ़ा, डोमेन का जो मेंबर है वो A की दफ़ा आया हो
ऑर्डर पेयर्स में, ए एक ही दफ़ा है, बी एक ही दफ़ा है, ठीक है। फिलहाल रेंज को बिल्कुल हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा टोटल फोकस डोमेन पे होता है फंक्शन चेक करते वक्त। क्या इधर भी देखें ऐसा ही है, अगर आप डोमेन देखें तो वो ए बी सेट ए के बराबर है। इधर भी आप अगर चेक करें ए बी सेट ए के बराबर है, ए बी सेट ए के बराबर है, ठीक है। अब जब आगे बढ़ते जाएंगे तो इस सेट में सिर्फ बी डोमेन है, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज ओबे नहीं हो रही। देखें, एक तो डोमेन ऑफ रिलेशन ए के बराबर नहीं है, दूसरा बी रिपीट भी हो रहा है, बी सी पे भी मैप हो रहा है, बी डी पे भी मैप हो रहा है, ठीक है। बी दो अलग अलग एलिमेंट पे मैप हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इधर आगे चलते जाएं तो सबके साथ ही ये इश्यूज़ है, किसी में डोमेन रिपीट हो रही है, इसमें अब डोमेन बराबर तो है ए सेट के, लेकिन सेकंड कंडीशन ओबे नहीं हो रही। ए दो दफ़ा आ रहा है, इधर भी ए दो दफ़ा है, इधर बी दो दफ़ा है, इसमें भी बी दो दफ़ा है, और अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट इटसेल्फ देखें तो उसमें रेपिटिशन है। तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं रिलेशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो सिर्फ 4 हैं। एक ए सी बी सी, ए सी बी डी, ए डी बी सी और ए डी बी डी। अब देखिए, ये जो डेफिनेशन आपने एलिमेंट पहले अपनी छोटी क्लास में पढ़ी हुई है, ये डेफिनेशन आपकी जो मॉडर्न डेफिनेशन जो आप बीएस में जाकर आपने सीखी होगी, उससे कुछ मुनफरिद नहीं है। वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि हम कहते हैं कि अ फंक्शन इज़ अ मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू बी, मीन्स एक रिलेशन है जो ए से ए के एलिमेंट को बी पे लेके जा रहा है, बी पे मैप कर रहा है, या ए के एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा है बी के एलिमेंट से। और जब वो कनेक्ट कर रहा है तो कनेक्ट करते वक्त एवरी एलिमेंट ऑफ ए कनेक्ट होता है, ठीक है। जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी असाइन एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एलिमेंट को असाइन करता है। हर एलिमेंट असाइन करने का मुराद है कि आप ये वाली कंडीशन, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहे हैं, पहली वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं। यूनिक इमेज ऑफ बी, बी की यूनिक इमेज पे मैप करें। बी की यूनिक इमेज से क्या मुराद है, यहाँ पे देखें, ये जो बी था इसके दो इमेजेस आ गए थे, बी का इमेज सी भी है, बी का इमेज डी भी है, तो इमेज यूनिक नहीं रहा। जिस वक्त यूनिक इमेज होगा, ए का इमेज डी है और बी का इमेज सी है, दोनों का एक एक ही इमेज है, यूनिक इमेज, उस वक्त अपने आप ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा होगा। सो जो मॉडर्न डेफिनेशन है उस पे आ जाते हैं फंक्शन की। उसके मुताबिक हम कहते हैं अ फंक्शन फ्रॉम ए, फंक्शन के लिए हम यूजुअली स्मॉल एफ को यूज़ करते हैं, इज़ अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी is a mapping which assign every element of set a unique element of सेट बी। तो देखें, ये दोनों बातें वही हैं जो हमने सीखी थी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए मीन्स डोमेन कंप्लीटली यूटिलाइज हो और सेट ए के बराबर हो, और दूसरी बात, कोई एलिमेंट रिपीट ना हो ए सेट से, मीन्स यूनिक इमेज हो सबकी। तो जो आपने नई वर्डिंग सीखी हुई है वो पुरानी वर्डिंग से ही मॉडिफाइड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले आपने कोई डेफिनेशन सीखी थी और अब आप कोई और डेफिनेशन सीख रहे हैं। दोनों डेफिनेशन एक्चुअली सेम ही है, सिर्फ थोड़ी सी वर्डिंग मॉडिफाई हो गई है, बेहतर हो गई है, ठीक है।
और इस बेहतरी की वजह ये है कि हमेशा ऐसा तो नहीं ना होता कि आपके पास ए सेट हमेशा फाइनाइट हो। ए सेट इन्फिनिट जब होता है तो उस वक्त आप ये वाली कंडीशन, जिस तरह अभी मैंने इस छोटे सेट के लिए चेक कर ली थी बड़ी आसानी से, अगर आपके पास रियल नंबर का सेट हो या इंटीजर्स का ही सेट हो तो उसके लिए ये कंडीशन चेक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो ये डेफिनेशन उस वक्त अप्लाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, इसकी एप्लीकेशन अच्छी नहीं है। ठीक है, तो हमने एक ऐसी डेफिनेशन डिज़ाइन की जो ज़्यादा बेहतर है, जो ज़्यादा वाजिया बात है और फाइनाइट सेट्स के साथ साथ इन्फिनिट सेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो जब हम फंक्शंस पढ़ लेते हैं तो आप फंक्शंस के बाद आते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, पहले तो ज़रूरी बात ये होती है कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो फंक्शन है। अगर वो फंक्शन है तो वो किस तरह का फंक्शन है, ये बात दूसरी बात है। हमने जो 4 मैपिंग लिखी हुई थी वो ये थी जिनको हमने फंक्शन कहा है। एक था AC BD, एक था AC AD और BC, चलें इन 2 एग्जांपल्स के साथ ही चलते हैं। अब इन 2 एग्जांपल्स में देखें, जब हम टाइप ऑफ फंक्शन पे आते हैं तो हमारा फुल फोकस रेंज की तरफ आ जाता है, रेंज ऑफ अ फंक्शन। और रेंज इस वक्त हमारे पास एक्चुअली जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, उसे हम रेंज कहते हैं। ठीक है, अगर सेकंड एलिमेंट हमारे पास रेंज है तो रेंज के लिए हम यही कंडीशन कहते हैं कि इस तरह से हो। रेंज की कंडीशंस को देखते हुए हमारी टाइप ऑफ फंक्शन है। टाइप ऑफ फंक्शन में हम पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन, 1-1 फंक्शन, और ऐसा फंक्शन जो ऑन टू और 1-1 दोनों होगा उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में ये D BD और आखिरी आ जाएगी AC BC। ये 4 रिलेशन थे जो फंक्शन बने थे। ठीक है, अब इन 4 में देखें, अगर तो ऐसा होता है कि आप रेंज कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे रेंज आ रही है CD इक्वल आ रही है सेट B के। अगर तो रेंज B सेट के इक्वल है तो इस तरह का फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। दिस वन इज ऑन टू। इधर भी देखें, जो रेंज है वो B सेट के इक्वल है, तो ये वाला भी ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे देखें, अगर हम रेंज निकालते हैं तो यहाँ पे रेंज की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ है D से, एक ही एलिमेंट D। ये बेसिकली सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है B का। अगर तो रेंज प्रॉपर सबसेट ऑफ B आती है तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसी तरह इधर भी चले जाएं, बास किताबों में ऐसे फंक्शन को जिसमें रेंज सबसेट आ जाए B का इनटू फंक्शन भी कहते हैं। रेंज की वैल्यू इधर आ रही है C, ये भी प्रॉपर सबसेट है B का, तो हम कहेंगे ये भी ऑन टू नहीं है। ऑन टू बनने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो रेंज है वो B सेट के इक्वल हो। जबकि 1-1 बनने के लिए ये बात ज़रूरी है कि रेंज रिपीट ना हो रही हो, रेंज का जो एलिमेंट है वो रिपीटेड ना हो। तो यहाँ पे देखें, CB एक दफ़ा है, DB
एक ही दफ़ा आया हुआ है, तो रेंज रिपीट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये 1 1 b है। इसी तरह दूसरे में भी देखें, सी और डी एक ही दफ़ा है, तो ये भी फंक्शन 1 1 है। जबकि इसको देखें, इसमें डी 2 दफ़ा है, ये 1 1 नहीं है। इसे देखें, ये इसमें भी सी 2 दफ़ा है, तो ये भी 1 1 नहीं है। अब ये जो ऊपर दो फंक्शन है, जो 1 1 b बना है और ऑन टू b बना है, एक्चुअली ये दोनों फंक्शन ही बाइजेक्टिव फंक्शन भी हैं। ठीक है, जब हम टाइप ऑफ फंक्शन और फंक्शन की इतनी सारी डिस्कशन करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि क्या वजह है, हम क्यों इन टाइप्स को डिस्कस करते हैं, और अगर हम किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बना लेते हैं तो उससे हमें फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, बेनिफिट क्या है इस बात का। ठीक है, इस बेनिफिट को देखना चाहते हैं, क्यों पढ़ते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसका जो आंसर है इंशाल्लाह उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल क्योंकि हम रिलेशन पे और रिलेशन से बेसिकली हमने ये सीखा कि सेट हैं, तो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के सबसेट ही रिलेशन है, और रिलेशन में से कुछ स्पेसिफिक हैं जो दो स्पेसिफिक कंडीशन ओबे करते हैं और फंक्शन बन जाते हैं। यानी कि ये कह लें, जो रिलेशन की कलेक्शन है उस रिलेशन में का सबसेट फंक्शन है। ठीक है, तो हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, ये बात नहीं है। ठीक है, रिलेशन में से चंद एक फंक्शन होते हैं, बट एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन। हर फंक्शन लाजमी रिलेशन भी होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया कि हम फंक्शन की तरफ मूव कर गए, लेकिन जब हम रिलेशंस को स्टडी करते हैं तो जो रिलेशन फंक्शन नहीं बन सकी उन्हें भी तो हमने किसी तरह कैटेगराइज करना है। ठीक है, ऐसे रिलेशन जो फंक्शन नहीं बन रही, या ये कह लें कि एक अनदर प्रोस्पेक्टिव से हम रिलेशंस को स्टडी करते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन के नाम से। लेकिन जिस तरह आपने फंक्शन पढ़ा, फिर टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ी, इसी तरह हमने रिलेशन पढ़ा है। अब हम टाइप ऑफ रिलेशन भी देखना चाहते हैं। ठीक है, रिलेशन बेसिकली दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट है। जब हम टाइप ऑफ रिलेशन पे जाएंगे तो टाइप ऑफ रिलेशन में हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं इसको देखते हैं। लेट अस अज्यूम कर लें कि हमारे पास एक सेट है ए, उसके एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, जब हम टाइप ऑफ रिलेशन को बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम एक ही सेट को उसी सेट पे मैप करते हैं। यूजुअली जनरली आपकी जो रियल लाइन है, जिसे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहते हैं, उसमें आपने ऐसे ही किया होता है। इधर भी रियल नंबर होते हैं, वाई एक्सिस पे भी रियल नंबर होते हैं, और आप रियल को रियल पे प्लॉट कर रहे होते हैं। यानी कि आप हमेशा आर क्रॉस आर कैलकुलेट कर रहे होते हैं इस केस में। ठीक है, आर क्रॉस आर तो बहुत ही बड़ा सेट है, तो हम एक छोटी सी एग्जांपल लेने लगे हैं। ए सेट जिसमें सिर्फ 3 एंट्रीज़ हैं, अगर मैं इसका क्रॉस कैलकुलेट करूं ए क्रॉस ए, तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, then 3 1 3 2 3 3। ठीक है, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब मैं इस क्रॉस प्रोडक्ट से टाइप ऑफ रिलेशन को डिफ़ाइन करना चाह रही हूँ। तो टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहली टाइप को हम कहते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि अगर हमारे पास एक रिलेशन हो इस तरह से, फॉर ऑल एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू
सेट ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए ये कंडीशन होल्ड करे। बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। कहना चाह रहे हैं कि ऐसी रिलेशन है जिसमें हर एलिमेंट खुद अपने ऊपर सेल्फ मैप हुआ हो। सेल्फ मैपिंग की बात कर रहे हैं, 2-2। देखिए रिफ्लेक्शन जो होता है वो आपका अपना साया ही होता है, ठीक है। जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो आप अपने आप को आपको अपना आप ही नज़र आता है, ठीक है। तो अब ये कह लें कि 1 1 पे मैप हो रहा है, ठीक है। 2 2 पे मैप हो रहा है, 3 3 पे मैप हो रहा है। बस एक खास पॉइंट जो इसमें नोट करने वाला है, फॉर ऑल ए से क्या मुराद है, ए की जितनी भी एंट्रीज़ हैं उन सब की मैपिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि इस तरह से मैपिंग है 2 2 3 3 और ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करती। रिफ्लेक्सिव सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब ए में जितनी भी एंट्री दी जा रही हैं उन तमाम एंट्रीज़ के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा। ये जो ऊपर एग्जांपल लिखी है ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद नेक्स्ट पर आए। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन हम कहते हैं कि ये इफ़ एंड देन के साथ है। अगर ऐसा है कि कोई एक ऑर्डर पेयर है जो बिलोंग करता है आपकी रिलेशन से, देन उसका इन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए उसी रिलेशन से, तो हम कहेंगे उस वक़्त वो रिलेशन सिमेट्रिक है। जैसे कि ठीक है, ये सिमेट्रिक रिलेशन की एग्जांपल है। 1 2 और 1 2 का इन्वर्स 2 1, 2 2 खुद ही अपना इन्वर्स है, ठीक है। तो ऐसी रिलेशन हमारे लिए सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन की निगेशन कब हम कहेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, सिर्फ उस वक़्त जब इस तरह से हो कि ए भी मौजूद हो पर उसका रिवर्स मौजूद नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। 1 2 हो आपके रिलेशन में, 2 2 है लेकिन 1 2 का इन्वर्स मौजूद नहीं है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी बाकी एलिमेंट हैं उन सब का इन्वर्स हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 है, 1 3 है, 3 1 है। अब 1 3 और 3 1 तो एक दूसरे का इन्वर्स हैं, लेकिन 1 2 का इन्वर्स मौजूद नहीं है। एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जिसका इन्वर्स मौजूद नहीं होगा तो हम कहेंगे ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए ईच एंड एवरी ऑर्डर पेयर का इन्वर्स मिलना चाहिए उसी रिलेशन के अंदर। इसके बाद आ जाते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में हम कहते हैं इफ ऑर्डर पेयर ए बी एंड ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग करते हैं आर से, दोनों आर से बिलोंग करते हैं, देन ए इज़ इक्वल टू बी। मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इन्वर्स मौजूद है
तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उस केस में कि जब दोनों इक्वल हैं, जैसे कि 1 1 2 2। अगर ये रिलेशन देखी जाए तो ये रिलेशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। 1 1 का इन्वर्स भी 1 1 ही है, 2 2 का इन्वर्स भी 2 2 ही है, और ए और बी दोनों एंट्रीज जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो इस तरह के रिलेशन को हम कहेंगे कि ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर रिलेशन इस तरह से हो 1 1 1 3 3 1, ठीक है। अब देखें 1 3 और 3 1 एक दूसरे का इन्वर्स मौजूद है, बट 1 3 इक्वल नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, देखिए 1 कभी भी इक्वल नहीं होता 3 के। तो इस केस में हम कहेंगे कि ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। आप ऐसी भी रिलेशन देखेंगे जो एट अ टाइम सिमेट्रिक भी होगी और एंटी सिमेट्रिक भी होगी। ऐसी भी रिलेशन देखेंगे जो दोनों नहीं होगी, और ऐसी भी देखेंगे जो एक की निगेशन है और एक है। जैसे इस वक्त अगर आप इस रिलेशन को देखें तो ये सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। अब जैसे एक ऐसी एग्जांपल देखते हैं जो दोनों नहीं है, ना ही सिमेट्रिक ना ही एंटी सिमेट्रिक। जैसे कि आर एक रिलेशन है, इसमें एंट्री है 2 3 और 2 1। देखिए 2 3 का भी इन्वर्स मौजूद नहीं है, 2 1 का भी इन्वर्स मौजूद नहीं है। तो इस केस में ये दोनों सिमेट्रिक नहीं है। और एंटी सिमेट्रिक का केस भी इस पे चेक नहीं हो सकता, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक के केस के लिए ज़रूरी होता है कि रिवर्स मौजूद हो। ठीक है, यानी कि अगर 2 3 है, 3 2 है, तो फिर कंडीशन ओबे ना हो, तो तब हम कहेंगे कि एंटी सिमेट्रिक नहीं है, अदरवाइज़ ये एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है। तो ये रिलेशन एट अ सेम टाइम सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है। तो जब आप अपनी बुक को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की एग्जांपल उसमें लिखी होंगी, और उन एग्जांपल को पढ़कर आप इस टॉपिक पे मेरे साथ अच्छी डिस्कशन कर सकते हैं। एंटी सिमेट्रिक के बाद आखिरी टाइप आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हम कहते हैं कि अगर ऐसा है कि ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से एंड बी सी भी बिलोंग करता है रिलेशन से, तो ए सी बी बिलोंग करे रिलेशन से। फॉर एग्जांपल, अगर 2 3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और 3 2 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ये ए की जगह है, ये बी की जगह है, ये बी और ये सी की जगह है। ठीक है। आप ये कह लें कि कंफ्यूज कर रहा है, अगर आपको 3 2 तो 3 1 लगा लें, तो फिर 2 1 भी रिलेशन का मेंबर हो। ठीक है। और ये बात हर ऑर्डर पेयर के लिए चेक करनी होती है। इसी तरह अगर 3 1 है तो 3 1 के लिए 1 पे आगे कहीं मैपिंग ही नहीं है, तो इसलिए इसको चेक किया जा नहीं सकता। तो ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा, नेगेशन भी नहीं कर रहा ट्रांजिटिव रिलेशन की। ठीक है। इसी तरह 2 1 है और 1 आगे से कहीं पर मैप नहीं हो रहा, तो ये भी रिलेशन नेगेशन नहीं कर रहा। तो हम सिंपली कंसिडर कर सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है। अब आप अपनी बुक से ये जितने भी टॉपिक हैं उन सबको एक दफ़ा गो थ्रू करें, स्पेसिफिकली रिलेशंस की जो एग्जांपल्स हैं और फंक्शंस की जो एग्जांपल्स हैं, फंक्शन की टाइप्स की जो एग्जांपल्स हैं, उनको स्टडी करें और फिर मेरे साथ डिस्कशन करें। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।